वह अपनी बेटी के इलाज मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर दिन में 16 घंटे काम करता था। लेकिन जब उसे लगा कि वह अब टूट चुका है, तभी अचानक बिजली कड़कने से वे दोनों शैतानों से भरी दुनिया में गिर जाते हैं। यह सिंगल पिता सिर्फ गरीबी से नहीं लड़ रहा है, वह अपनी जानलेवा बेटी को एक ऐसी दुनिया में जिंदा रखने के लिए शैतानों से लड़ रहा है जहां उसे कभी जिंदा नहीं रहना था। ये कहानी है झुनहो की, जो जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहा एक अकेला पिता है। बेटी के जन्म के ठीक बाद जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, तो उसे अपनी बेटी को पालने पोसने के मुश्किल काम में अकेला छोड़ दिया गया। डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए जिंदगी ने उसके सामने कुछ बड़ी मुश्किलें खड़ी की। उसकी मुश्किलों में और इजाफा करते हुए उसकी बेटी एक ऐसी रेयर बीमारी के साथ पैदा हुई थी जो उसके शरीर के पूरे बाएं हिस्से पर असर डालती है, जिससे उसकी हरकतें एक बूढ़े इंसान जैसी हो जाती हैं। जब डॉक्टरों ने यह दिल तोड़ने वाली खबर दी कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो झुनहो पूरी तरह टूट गया। लेकिन अपनी छोटी बच्ची की खातिर उसने अपना सब कुछ देने का फैसला किया। वह बहुत मेहनत करता है, अक्सर नींद छोड़ देता है, अपनी कमाई का हर पैसा हॉस्पिटल के बिल में लगा देता है ताकि उसे जिंदा रख सके। झुनहो दिन में 16 घंटे से ज्यादा काम करता है और किसी तरह वह अपनी बेटी की देखभाल कर पाता है। दिन में वह उसे सोते हुए पैकेज डिलीवर करता है और रात में वह उसे अपने ट्रक में साथ लाता है। इस लगातार रूटीन ने उसे पूरी तरह से थका दिया है। उसकी बेटी कभी कभी रात भर रोती है और झुनहो बेबस महसूस करता है। वह पीला पड़ गया है और थका हुआ है। उसे हर जगह साथ ले जाता है, जबकि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। एक दिन जब वह काम खत्म कर रहा होता है, तो झुनहो बहुत घबराया हुआ होता है और लिफ्ट के नीचे आते ही बेचैनी से अपनी घड़ी देख रहा होता है। जब उसके साथ काम करने वाले उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं, तो वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। दरवाजे से बाहर निकलकर अपने ट्रक की ओर भागता है। उसके साथ काम करने वाले उसके घबराए हुए व्यवहार से हैरान हैं, लेकिन उनमें से एक का कहना है कि झुनहो शायद बहुत ज्यादा परेशान है, और सच कहूं तो वे शायद सही भी हों। जैसे ही वह अपने ट्रक की तरफ दौड़ा, हमें पता चला कि झुनहो की पत्नी बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उसे छोड़कर चली गई थी। लोगों को इस बात पर कुछ शक है कि क्या उसने सच में उसे और उनकी बेटी को छोड़ दिया था, या वह बस गायब हो गई थी, क्योंकि किसी को उसका पता नहीं है। हमें यह भी पता चला कि वह काफी प्यारी थी और कभी नॉवेलिस्ट भी थी। फिर भी झुनहो अकेला था और अपनी छोटी बच्ची की देखभाल करते हुए मुश्किल से पैसे कमाने वाली नौकरी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। उस पल वह जल्दी से अपनी बच्ची को हॉस्पिटल ले गया। झुनहो ने इलाज के तरीकों के बारे में बहुत पूछा, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो वह टूट गया। इस बुरी खबर को समझने की कोशिश करते हुए उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा, जो मासूमियत से उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। इसी वजह से झुनहो थकने तक बिना थके काम करता है, अपनी नींद छोड़ देता है और अपनी बेटी को स्टेबल रखने के लिए हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए हर महीने सैकड़ों डॉलर खर्च करता है। वह जो भी पैसा कमाता है वह सीधे उन्हीं खर्चों में चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर असल में पिता होने और काम के बीच तालमेल बिठा रहा है। दिन में वह पैकेज डिलीवर करता है और रात में वह अपनी बेटी को अपने ट्रक में घुमाने के लिए साथ ले जाता है। ये इतना थका देने वाला है कि उसके कुछ कलीग भी मानते हैं कि अगर वे उसकी जगह होते तो शायद सब कुछ खत्म करने के बारे में सोचते। एक रात, एक लंबे दिन के बाद झुनहो आखिरकार पूरी तरह से थका हुआ घर पहुंचता है। जैसे ही वह सोने के कुछ कीमती पल लेने वाला होता है, उसकी बेटी जाग जाती है। स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वह टूट जाता है और फ्रस्ट्रेशन के एक पल में वह अपना आपा खो देता है और बेचारी छोटी बच्ची पर चिल्लाता है। अगर वह आस पास नहीं होती तो जिंदगी आसान होती। भले ही उसका ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन उसके शब्दों ने उसे बहुत जोर से मारा, जिससे उसकी बेटी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह रोने लगी, जैसे वह उसकी बात का वजन समझ गई हो। उसके शब्दों का असर महसूस करते हुए झुनहो तुरंत माफी मांगता है। उसका दिल अफसोस से भारी है, लेकिन यह उसकी मुश्किलों का अंत नहीं है। झुनहो को पेट के कैंसर का भी पता चला है, जो आखिरी झटके जैसा लगता है। यह वह पल है जब उसके लिए सब कुछ बिखर जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर सब गलत कहां हुआ। सोच रहा है कि क्या यह सब तब शुरू हुआ जब वह अपनी पत्नी के साथ था।
उनकी बेटी हेल्थ प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई थी और कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसने उसे ढूंढने के लिए बहुत सारे दिन तेज बारिश में फ्लायर्स बांटते हुए बिताए। अचानक गायब होने से वह हैरान रह गया और आखिरकार उसने सारी उम्मीद खो दी। वह वहीं खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, गोद में लिए हुए। भाई लोग, बीच में बोलने के लिए माफ करना, मुझे बस इतना कहना है कि अगर आपको 10% भी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना, मुझे आपकी जरूरत है। थैंक यू। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। उसकी छोटी बच्ची खांसते और रोते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा रही थी। आखिरकार हमने जूनो को कुछ ऐसा करते हुए देखा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह एक इमारत के किनारे खड़ा था, जैसे सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार हो। लेकिन ठीक उसी समय जब वह यह बड़ा कदम उठाने ही वाला था, अपनी छोटी बच्ची की आवाज सुनकर वह किंग असलियत में वापस आ गया। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसे साफ तौर पर बुखार था और वह अपने पिता का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मानो मदद के लिए गिड़गिड़ा रही हो। उस पल जूनो को एहसास हुआ कि वह क्या करने जा रहा था। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे डराने के लिए माफी मांगी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे क्योंकि उसे अपने उस फैसले का भारी एहसास हुआ और आखिरकार हमें उसकी छोटी बच्ची का नाम पता चला जब उसने आए यंग कहकर पुकारा। कुछ देर बाद उसने उसे बारिश और ठंड से बचाने के लिए वापस अंदर ले जाने का फैसला किया। लेकिन ठीक जब ऐसा लगा कि हालात और बुरे नहीं हो सकते, तभी पास में बिजली गिरी, जिससे जूनहो का संतुलन बिगड़ गया। ऊंची इमारत के किनारे खड़े होने के कारण वे दोनों नीचे गिर पड़े। गिरते समय जूनहो ने बेताबी से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसका नाम पुकारा, लेकिन ऐसा लगा कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक वह एक अजीब सी दुनिया में जा गिरा और नीचे गिरता रहा, जबकि डरावनी आकृतियां उसके ऊपर मंडरा रही थीं। जूनहो ने आखिरी बार अपनी छोटी बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वह एक अंधेरी खाली जगह में तैर रहा था। उसने बताया कि इतना समय बीत चुका था कि उसे यह भी पता नहीं चल रहा था कि कितना समय गुजर गया है। उसे बस इतना पता था कि वह कम से कम 10 दिनों से इस अंतहीन खालीपन में भटक रहा था। शुरुआती कुछ दिनों में वह पागलों की तरह अपनी बेटी का नाम चिल्लाता रहा, रोता रहा जब तक कि वह बेहोश न हो जाए, और फिर जागकर दोबारा रोने लगता। जैसे जैसे समय बीतता गया, थकान हावी हो गई और उसने असलियत का होश खो दिया। लेकिन आखिरकार वह उस खालीपन से बाहर निकलने लगा। अपने नीचे उसने एक और दुनिया देखी। वहां एक विशाल किले की दीवार, एक घना जंगल और एक झुग्गी बस्ती वाला इलाका था। ये ऐसी जगह थीं जहां वह पहले कभी नहीं गया था या जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उस नजारे को एक बार देखते ही वह जगह अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। यह स्नी था, वही दुनिया जिसके बारे में उसकी पत्नी ने नॉवेल लिखा था। अचानक जेनहो को अपने दिमाग में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लगी। वह ऐसी भाषा में बोल रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, और जब वह दर्द से चिल्लाते हुए अपने कानों को हाथों से ढकने लगा तो वह आवाज और तेज हो गई, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। वॉइड, शून्य में बिताए समय की यादें उसके दिमाग में तेजी से आने लगीं, जिसमें उसे अपनी बेटी को एक रहस्यमयी राक्षस द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक याद थी जिससे वही अपनी छोटी बेटी को खोने के गम में डूब गया। उसने उसका नाम पुकारा और उससे वापस आने की गुहार लगाई, लेकिन उसी पल उसे अपनी पत्नी की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि उसे कभी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था, जिससे जेनहो पूरी तरह हैरान रह गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, वह नीचे गिरने लगा। नीचे गिरते हुए जेनहो को एहसास हुआ कि अगर यह सच में उसकी पत्नी के नॉवेल वाली दुनिया है तो वह कि असल में नर्क में गिर गया है, क्योंकि यह जगह बहुत ही डरावने राक्षसों से भरी हुई थी। जिससे मुझे हैरानी होती है कि ऐसी कहानी लिखते समय उसकी पत्नी को कैसी प्रेरणा मिली होगी। इसी बीच इस दुनिया के किले वाले शहर में योद्धाओं का एक समूह राक्षसों की भीड़ के साथ जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा था। तलवार और ढाल से लैस एक योद्धा ने एक राक्षस को मार गिराया, लेकिन लड़ाई का रुख बदलने के लिए इतना काफी नहीं था। बाकी राक्षस उस पर झपटे और जैसे ही उसने बचाव के लिए खुद को तैयार किया,
हवा में ही एक जानवर को गोली मार दी गई, जिससे उसका खून योद्धा के चेहरे पर बिखर गया। खून पहुंचते हुए उसने अपनी साथी की ओर मुड़कर उसके काम पर सवाल उठाया। तभी हमें दोषी दिखाई देती है, एक पीली त्वचा वाली महिला जिसके कान लंबे और एल्फ जैसे थे। हाँ, वह पक्का एक एल्फ थी। एल्फ उस योद्धा से, जिसे वह गार्फ कहती थी, कहती है कि ऐसे पलों में उसके साथ होने से उसे हिम्मत मिलती है, लेकिन फिर वह आराम से कहती है कि बाकी राक्षसों को वह खुद ही संभाल ले, जिससे गार्फ को गुस्सा आ जाता है। वह विरोध करते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। तभी उनकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। वे मुड़कर देखते हैं कि आसमान से एक तेज नीली रोशनी नीचे आ रही है। ऊपर देखते ही वे उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन रोशनी की रफ्तार बढ़ जाती है और वह जमीन से टकराती है, जिससे जबरदस्त धमाका होता है और गैरीन एल्फ को अपना चेहरा बचाना पड़ता है। पता चलता है कि जुनहो उस नीली रोशनी के अंदर था और वह जमीन पर इतनी जोर से गिरा कि पास के एक घर की छत तोड़ते हुए अंदर जा गिरा। एल्फ मलबे से किसी को निकलते देख हैरान रह जाता है, लेकिन हैरान होने का समय नहीं है। मॉन्स्टर झुंड में उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। एल्फ को यकीन नहीं होता कि सभी जीव सीधे जूनहो की तरफ जा रहे हैं, जो खुद भी हैरान है, चिल्ला रहा है और अपना चेहरा ढंक रहा है। गार्फ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार घुमाता है और एक ही वार में कई मॉन्स्टर्स को उड़ा देता है। वह जूनहो को बुरा भला कहने लगता है, यह सोचकर कि वह कोई सरकारी कर्मचारी है, और उसे वहां से निकलने के लिए कहता है। इसी बीच जूनहो तुरंत गार्फ को पहचान लेता है। वह उसकी पत्नी के नोवेल के मुख्य किरदारों में से एक है। अपने हमेशा की तरह अनजान अंदाज में जूनहो पूछता है कि उसकी मालकिन लुसी कहाँ है और वह अकेला क्यों है, जिससे गार्फ पूरी तरह हैरान रह जाता है। यह ऐसी निजी जानकारी थी जिसके बारे में उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई जानेगा। ठीक जब उसका ध्यान भटकता है, एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है, लेकिन वह समय रहते अपनी ढाल से उसे रोक लेता है और आसानी से ऊपर की ओर वार करके उसे खत्म कर देता है। गार्फ तेजी से जूनहो की ओर मुड़ता है और जानना चाहता है कि उसे उसकी मालकिन के बारे में कैसे पता चला, लेकिन तभी जूनहो को एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि पास ही एक बच्ची अपनी मां के साथ है। मां की आंखों में डर देखकर जब वह अपनी बच्ची को कसकर पकड़ती है और मदद के लिए गिड़गिड़ाती है, तो गार्फ भावुक हो जाता है। पक्के इरादे के साथ वह अपना कवच उतार फेंकता है और मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आने के लिए ललकारता है और उन्हें एक एक करके खत्म करने की कसम खाता है। उसके हाथ पंजों में बदल जाते हैं, जो लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब जूनहो ये सब देखता है तो उसे लगता है कि यह दृश्य कुछ जाना पहचाना सा है। मॉन्स्टर्स गार्फ पर हमला करते हैं, जो घूंसे मारने लगता है, जबकि जूनहो अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। इस अफरा तफरी के बीच वह आम लोगों को रोते और घबराते हुए देखता है और लूसी को गार्फ को पुकारते हुए सुनता है, ये पूछते हुए कि क्या वह अभी भी आसपास है। गार्फ लूसी को दूर रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि उसे डर है कि वे गिर जाएंगे। लूसी जवाब देती है कि वह कुछ मॉन्स्टर्स को उससे दूर ले जाने की कोशिश करेगी, और तभी जूनहो को यह बात समझ आती है। ये वही शब्द थे जो लूसी ने नोवेल में कहे थे जब वह गार्फ की बाहों में मर रही थी। उसे एहसास होता है कि यह कहानी की शुरुआत, प्रोलॉग है। ये पक्का करते हुए कि इतिहास खुद को न दोहराए, जूनहो अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे गार्फ हैरान रह जाता है कि वह क्या करने वाला है। जूनहो कहता है कि उसे अपनी बेटी को ढूंढना है और साथ ही गार्फ के मास्टर को भी बचाना है। और आइए हमारे मुख्य किरदार जूनहो की तारीफ करते हैं, जिसके पास अवास्तविक सिक्स पैक के बजाय एक आम पिता जैसा शरीर, डैड बॉड है। आखिरकार एक ऐसी कहानी जिससे लोग जुड़ सकें, लेकिन गलत मत समझिए। हमारा हीरो जबरदस्त एक्शन दिखाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम उस पल में वापस जाते हैं जब जूनहो अपनी पत्नी द्वारा लिखी जा रही नोवेल में खोया हुआ था। वह गार्फ के किरदार की दुखद और दयनीय हालत देखकर आंसू बहाए बिना नहीं रह सका। गार्फ का सफर काफी सीधा साधा था। वह मॉन्स्टर हंटर बना और आखिरकार उसे एक ऐसा मेंटर मिला जिस पर वह भरोसा कर सकता था, लेकिन कहानी की शुरुआत में ही उस मेंटर की मौत हो गई।
ये सच में दिल तोड़ने वाला था, लेकिन जूनहो की पत्नी बस मुस्कुराई और कहा कि वह कहानी का प्लॉट नहीं बदल सकती क्योंकि नॉवेल पहले ही सीरियलाइज हो चुकी थी। और उधर कहानी अभी आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी पत्नी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। अब वापस एक्शन पर आते हैं। लश एक अजीब सी सीटी बजाते हुए तेजी से भाग रही थी ताकि सभी मॉन्स्टर्स को गिफ्ट से दूर ले जा सके। उसने बताया कि उसने वह सीटी बस ऐसे ही खरीद ली थी और अब उसे बहुत खुशी थी कि उसने ऐसा किया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसे कुछ गड़बड़ लगी। सभी मॉन्स्टर्स घुटनों के बल बैठे थे, मानो वे किसी सर्वोच्च शासक के सामने झुक रहे हों। लच को यह बात गहराई से महसूस हुई और यह एहसास इतना जबरदस्त था कि वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इस बीच गार जूनहो के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल की ओर भाग रहा था। गार्फ ये सोचे बिना नहीं रह सका कि वह बिना सोचे समझे हमारे मुख्य किरदार का पीछा कर रहा था। उसने सोचा कि क्या वह सच में उस पर भरोसा कर सकता है। कम से कम ऐसा लग रहा था कि गार्फ कैदियों में से एक नहीं था, और चूंकि वह गार्फ और उसके मास्टर दोनों का नाम जानता था, इसलिए गार्फ ने फिलहाल उसके साथ रहने का फैसला किया। लेकिन उसने मन ही मन एक बात तय कर ली, अगर एमसी ने कोई गड़बड़ की या कुछ भी अजीब लगा तो वह उसे खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जल्द ही वे उस जगह पहुंच गए जहां लूसी थी, और बिना देर किए लूसी ने गार्फ से वहां से निकलने को कहा। गार्फ, जो अभी भी हालात को समझने की कोशिश कर रहा था, उलझन में था कि लूसी का क्या मतलब है। तभी एक विशाल राक्षस ने ताली बजाने की तरह अपने हाथों को आपस में टकराया और लूसी के ठीक ऊपर एक डरावना लेकिन हैरान कर देने वाला जीव दिखाई दिया। इस राक्षस के हाथ की मुद्रा बहुत डरावनी थी, जैसे द लास्ट ऑफ अस के इन्फेक्टेड का कोई बिगड़ा हुआ रूप हो। जैसे ही इशारा मिला, राक्षस ने गिनती शुरू कर दी और पहला नंबर बोलते ही जो कोई भी उसे देखने की हिम्मत करता, उसके शरीर के हर छेद से खून बहने लगता। इसी बीच जूनो भी हांफते और दौड़ने से बुरी तरह थक कर वहां पहुंच गया। उसे डर था कि कहीं बहुत देर ना हो गई हो, और उसी पल उसे कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। वैसे दोस्तों, शुक्रिया आप लोगों का सब्सक्राइब करने के लिए। हालांकि मुझे पता है अभी तक नहीं किया है, लेकिन विश्वास है कर दोगे। सबको बचाने में उसे सच में देर हो जाती है। जब मॉन्स्टर गिनती में 2 तक पहुंचता है तो उसे घूरने वाले लोगों के शरीर से अजीब बैंगनी जड़ें या हाथ निकलने लगते हैं, जिसमें लूसिया भी शामिल है, जो पहले ही गिर चुकी है। गार्फ उसके पास भागता है और देखता है कि लूसिया की हालत दूसरों से बेहतर है। बैंगनी जड़ें ज्यादातर उसके शरीर से निकल रही हैं, न कि बाकी लोगों की तरह उसके सिर या मुंह से। ये बात जूनहो को गहराई से महसूस होती है। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा नॉवेल में हुआ था। गार्फ लूसिया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, उसे हिम्मत बनाए रखने के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह इतनी तकलीफ में है कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। वह बस यही सोच पा रही है कि उसे मरने से कितना डर लग रहा है और उसे गार्फ को इस भयानक जगह पर लाने का कितना अफसोस है। वह माफी मांगने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं, वह डरावना मॉन्स्टर ताली बजाकर आखिरी गिनती के लिए तैयार होता है। यह जीव पूरी तरह से बुरा है। जरा उसकी उस शैतानी मुस्कान को तो देखो। जैसे ही वह 3 तक गिनती करता है और ताली बजाता है, जूनहो लूसी के पास भागता है और जल्दी से उसकी आंखों को एक कपड़े से ढक देता है। एक चौंकाने वाले मोड़ पर उनके आसपास के सभी लोग पौधों में बदल जाते हैं और तुरंत मर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर से अजीबोगरीब फूल निकलने लगते हैं। गार्फ हैरान होकर चुपचाप खड़ा रहता है, यह महसूस करते हुए कि लूसी ही अकेली ऐसी है जो वैसी ही है। हमारा मस्कुलर डैड बॉडी वाला हीरो गार्फ को चेतावनी देता है कि वह उस जीव की आंखों में कभी न देखे। वह समझाता है कि मॉन्स्टर की ताकतों के साथ एक शर्त भी है। अगर कोई उसकी आंखों में देखता है और वह 3 बार ताली बजाता है तो उसका काम तमाम हो जाता है। जूनहो अपनी बेटी को खोजने के पक्के इरादे के साथ अपनी मुट्ठियां भींचता है और मॉन्स्टर का सामना करता है। उसे याद आता है कि उसने उस मॉन्स्टर का हाथ पहले भी देखा था। ये वही हाथ था जिसने उसकी छोटी बच्ची को छीन लिया था। वह हिम्मत करके पूछता है कि क्या मॉन्स्टर के पास उसकी बेटी है, और वह जीव ऐसी शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देता है जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही वह उसकी बेटी का नाम पुकारता है, वह बेरहमी से उसे थूक कर
अपने विशाल हाथ में ले लेता है, जिससे वह उसके मुकाबले एक छोटे से ओक के बीज जैसी लगती है। उस बेरहम मुस्कान के साथ जैसे वह उस मासूम बच्ची को निगलने के लिए तैयार हो, जूनहो गुस्से से भर जाता है। अचानक गार्फ मॉन्स्टर के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे जूनहो भी हैरान रह जाता है। वह विशाल जानवर दर्द से चिल्लाता है और बेचारी अयोंग को हवा में उछाल देता है, जिससे जूनहो घबरा जाता है। चमत्कारी रूप से वह एक अनजान महिला की गोद में सुरक्षित गिरती है। महिला जल्दी से उसे कंबल में लपेट लेती है, लेकिन उसकी राहत कुछ ही देर की होती है, क्योंकि राक्षस उस पर हमला करता है और दावा करता है कि अयोंग उसकी बेटी है। यह जीव बच्ची को लेकर इतना जुनूनी है कि उसे लगता है कि वह उसी की है। कहानी आगे बढ़ने पर इसका महत्व स्पष्ट हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से गार्फ राक्षस को एक पल की भी शांति नहीं लेने देने वाला था। वह तेजी से उसके चेहरे पर अपने पंजे से जोरदार प्रहार करता है। गार्फ की घूरती नजरों का सामना करते हुए राक्षस तय करता है कि पहले इस परेशान करने वाले इंसान से निपटना होगा। जब उनकी नजरें मिलती हैं तो वह अपनी क्लैप तालीकशी क्षमता का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही गार्फ अपनी आंखें बंद करता है, उसे एहसास होता है कि राक्षस चेहरे पर एक क्रूर मुक्का मारकर बस उसके साथ खेल रहा था। इससे वह हवा में उड़कर जमीन पर जोर से गिरता है। टक्कर बहुत जबरदस्त थी, जिससे गार्फ दर्द से चीख उठता है। राक्षस उसका मजाक उड़ाता है, यह दावा करते हुए कि जूनहो की छोटी बेटी उसकी बेटी है, और वह गार्फ को अपनी ओर खींचता है। बार बार वही डरावनी बात दोहराता है। वह गार्फ की आंखों में आंखें डालकर जूनहो की बेटी का नाम पुकारता है और जोर देकर कहता है कि वह उसी की है। तभी हमें उस जानवर को ठीक से देखने का मौका मिलता है। उसका शरीर सेंटोर, आधा इंसान आधा घोड़ा जैसा था, लेकिन बहुत डरावना। जूनहो को याद आता है कि इस राक्षस की कमजोर जगह उसकी पूंछ थी। हैरानी की बात यह थी कि उसे पूंछ के अंदर एक छोटा लोमड़ी जैसा जीव दिखाई देता है, जो उसका असली रूप लगता है। जूनहो कुछ कर पाता उससे पहले ही राक्षस के मुख्य शरीर की नजर उस पर पड़ जाती है। जैसे ही वह गुर्राता है, जूनहो एक भारी पत्थर उठाता है। सच कहूं तो वह काफी प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह राक्षस को कुचलने के लिए पत्थर घुमाता है, वह हैरानी भरी फुर्ती से हमले से बच जाता है। उस पल जूनहो को एहसास होता है कि वह बड़ी मुसीबत में है। एक जोरदार लात उसे हवा में उड़ा देती है, और बस यह सोचना ही कि इतने विशाल जीव ने लात मारी है, होश उड़ा देने वाला था। अच्छी बात यह थी कि राक्षस लड़खड़ाने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जूनहो ने उसके मुख्य शरीर का पता कैसे लगाया। गार्फ ने तुरंत यह बात समझ ली और अंदाजा लगाया कि मॉन्स्टर के रिएक्शन को देखते हुए उसमें जरूर कोई कमजोरी होगी। खुद भी कुछ हद तक मॉन्स्टर होने के कारण गार्फ के पास जबरदस्त हुनर था। वह मॉन्स्टर की पकड़ से छूटा और उसके जबड़े पर घुटने से जोरदार प्रहार किया, लेकिन उम्मीद के उलट इससे मॉन्स्टर का गुस्सा और भड़क गया। जो हमले उसके मुख्य शरीर पर नहीं किए जाते, वे असल में बेकार होते हैं। जब मॉन्स्टर गैरेथ हल को निगलने के लिए तैयार होता है, तो वह बस मुस्कुराता है और उसे कहता है कि वह पहले ही हार चुका है। पलक झपकते ही वह मॉन्स्टर के अगले पैरों पर जोरदार वार करता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। फिर वह हमारे मुख्य किरदार से आखिरी वार करने के लिए कहता है। यह देखकर हमारे अल्टीमेट डैड आखिरकार अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। यह एक क्लासिक डैड मोमेंट है। वह एक बड़े पत्थर से मॉन्स्टर के मुख्य शरीर को कुचल देते हैं। बार बार न केवल यह मॉन्स्टर बल्कि आसपास के सभी जीव उस झटके को महसूस करते हैं। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का मुख्य शरीर घुलने लगता है। उसकी आंखें हैरानी और अविश्वास से फटी रह जाती हैं, जबकि जूनहो उसे नफरत भरी नजरों से घूरता है और चेतावनी देता है कि वह अपनी गंदी जबान से उसकी बेटी का नाम कभी न ले। मॉन्स्टर पूरी तरह से बिखर जाता है और जूनहो वहीं खड़ा रह जाता है। अचानक जूनहो को एहसास होता है कि मॉन्स्टर का मुख्य शरीर अभी मरा नहीं है। वह हंसने लगता है, जिससे जूनहो चौंक जाता है। जब वह पूछता है कि क्या मजाक है, तो मॉन्स्टर अपना चेहरा और भी अजीब बना लेता है और बताता है कि उसे जूनहो का राज पता है कि उसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। वह पागलों की तरह हंसता है, इस बात को मंत्र की तरह दोहराता है, जो जूनहो के दिमाग में घर कर जाती है और उसे अंदर ही अंदर पता होता है कि मॉन्स्टर सही कह रहा है।
उसने सच में अपनी बेटी को मारने की कोशिश की थी। इससे पहले कि मॉन्स्टर और गहराई में जाए, लूसी हरकत में आती है और अपनी बंदूक से उसका सिर उड़ा देती है, जिससे जूनहो सदमे में आ जाता है। मॉन्स्टर के खत्म होते ही लूसी के शरीर पर फैली सभी जड़ें गायब हो जाती हैं और वह जोर देकर कहती है कि मॉन्स्टर ने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था। अचानक जूनहो को अपनी छोटी बच्ची के रोने की आवाजें सुनाई देती है और वह उसे देखने के लिए दौड़ता है। इसके बाद जो दृश्य आता है वह बिल्कुल अटैक ऑन टाइटन जैसा लगता है, जो रंबलिंग के दौरान उस बच्चे की याद दिलाता है। बच्ची अयोंग को भीड़ में एक दूसरे के हाथों में दिया जा रहा है। यह एक खूबसूरत पल है जहां बच्ची पर ध्यान दिलाने के लिए आसपास अंधेरा कर दिया गया है। जैसे जैसे उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है, वे सभी माता पिता के देवता से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी माता पिता की रक्षा करें और याद दिलाते हैं कि हर बच्चे में उनकी छवि होती है और लेडी मिरियम का आशीर्वाद उन दोनों का मार्गदर्शन करे। अभी पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जुन्हो की पत्नी का नाम मिरियम हो सकता है। और न जाने क्यों मुझे लगता है कि जब वह गायब हुई थी तो वह इसी दुनिया में आ गई थी। लेकिन थ्योरीज की बात छोड़ते हैं। आखिरकार जुन्हो को अपनी बेटी वापस मिल जाती है। भीड़ जो मंत्र बोल रही है उससे वह थोड़ा हैरान है, लेकिन अभी यह जरूरी नहीं है। जब वह अपनी छोटी बच्ची को देखता है तो उसे पता चलता है कि जन्म के समय उसे जो बीमारी थी वह पूरी तरह ठीक हो गई है। उसके शरीर का जो हिस्सा एक बूढ़ी औरत जैसा दिखता था वह अब ठीक हो गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह अपने पिता को पहचानती है और मजाक मजाक में उनकी उंगलियां पकड़ती है। इस चमत्कार से हैरान जुन्हो धीरे से उसके चेहरे को छूता है जहां पहले एक बड़ा सा निशान था और देखता है कि वह गायब हो गया है। इस दिल को छू लेने वाले पल को देखकर लूसी तुरंत पूछती है कि क्या यही वह बेटी है जिसे जुन्हो ढूंढ रहा था। भावनाओं में बहकर जुन्हो रो पड़ता है और कंफर्म करता है कि यह सच में उसकी छोटी बच्ची है। वह उसे गले लगाता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए माफी मांगता है। कहता है, डैडी को बहुत अफसोस है। लूसी और गार्फ, जो अब बेहतर महसूस कर रहे हैं, बस देखते रह जाते हैं क्योंकि जुन्हो रोता रहता है और भगवान या किसी भी बड़ी शक्ति का शुक्रिया अदा करता है जिसने उसकी बेटी को ठीक किया। वह यह भी सोचता है कि क्या शायद उसका अपना कैंसर भी ठीक हो सकता है। इससे पहले कि वह गार्फ और लूज का शुक्रिया अदा कर पाता, वह अचानक गिर पड़ता है, जो कि उस एड्रेनालाइन रश को देखते हुए पूरी तरह से समझ में आता है जिससे वह गुजर रहा था। लूज और गार्फ एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखते हैं, लेकिन आखिरकार वे जुन्हो को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। पेमेंट का भी मसला है। एडवेंचरर के तौर पर लूज एंड गार्फ अपनी कमाई के लिए मॉन्स्टर हंटिंग पर निर्भर हैं और चूंकि इस स्थिति में जुन्हो ने अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए वे सहमत होते हैं कि उसे उसका सही हिस्सा मिलना चाहिए। जैसे ही जुन्हो बेहोश होने लगता है, वह लूचे से कहता है कि अगर वे उसे शामिल होने दें तो वह उनके लिए बहुत काम का साबित होगा। लूचे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यह पक्का करती है कि वह सच बोल रहा है। ठीक उसी समय जब जुन्हो बेहोश हो जाता है, हमें एक प्यारा पल देखने को मिलता है जब उसकी बेटी उसके बेहोश शरीर के साथ खेल रही होती है। नोवेल की शुरुआत में मुख्य किरदार की चुनौतियों को दिखाया गया है, लेकिन कहानी में एक अचानक मोड़ आता है जिसकी वजह हमारा मुख्य किरदार जुन्हो है। इस मोड़ से कहानी की दिशा बदल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। एक जर्जर शहर में जहां एक नदी अमीर और गरीब लोगों को साफ तौर पर अलग करती है, हमें पता चलता है कि जुन्हो कुछ हफ्तों से इस नई दुनिया में रह रहा है। दोस्तों, पार्ट 1 यही खत्म होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में या इसी वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लव यू।